अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो अभी भी वो लोग जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यकीन दहानी कर लें कि कोई डिस्टॉर्शन या किसी भी किस्म का शोर मौजूद ना हो। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें इरफान साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि गुलबर्ग चौरंगी जो है, गए वक्तों में इनका वहाँ पे बाड़ा हुआ करता था। यानी ये बताते हैं कि गुलबर्ग चौरंगी से पहले लेफ़्ट साइड पे एक स्कूल है। स्कूल के बराबर में बिल्कुल एक बाड़ा हुआ करता था और बहुत पुराना बाड़ा था। ये बताते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये इनके फोर फादर्स की, यानी इनके दादा और इनकी पूरी फैमिली की जॉइंट प्रॉपर्टी थी। और जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हालात बदलते आते हैं वैसे वैसे चीज़ें, रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं और फाइनली इन लोगों को बेचना पड़ा। लेकिन उसके बेचने से पहले के कुछ वाक़यात ये बताते हैं। पहले नंबर का जो वाक़या है वो ये बताते हैं कि इनके ऊपर ज़िम्मेदारी थी कि ये सुबह जल्दी उठा करते थे। दूध वगैरह जो है वो सप्लाई करने के लिए 4 साढ़े 4 बजे इनको बाड़े पे पहुंचना होता था। इनका जो रास्ता था बाड़े से वो तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता था। 1 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये बाड़े में आते थे और वहाँ से दूध वगैरह की जो थैलियाँ हैं वो लोड करने के बाद अपनी बाइक के ज़रिए ये लोगों को सप्लाई करते थे, जो नॉर्मली हुआ करता है कराची में कि घर घर दूध वाले जाते हैं। ये बताते हैं कि इसी तरह एक रात का टाइम था और मैं बाड़े पहुँच गया। पौने 4 बजे का टाइम था। मैंने सामान वगैरह लोड किया और मेरी कोशिश थी कि फ़जर हो जाती है 6:30 बजे तक, तो मैं 5:30 तक निकल जाऊँ ताकि मैं फ़जर के टाइम या फ़जर के करीब करीब पे टाइम, ख़ास तौर पे दुकानों पे, और उसके बाद जैसी फ़जर हो जाएगी उसके बाद घरों पे दूध सप्लाई करना शुरू कर दूँ। खैर, ये बताते हैं कि मैं हस्ब मामूल निकल गया और दूध वगैरह मैंने लोड किया और बाइक स्टार्ट की। अब ये बताते हैं कि मैं 17 नंबर यानी ब्लॉक 17 के अंदर एंटर हुआ। तो वहाँ पे अगर आप एंटर होते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे एक मस्जिद आती है। मस्जिद के साथ एक पार्क आता है, फिर एक ग्राउंड आता है, फिर हॉकी ग्राउंड आता है। यानी ये जो पूरी स्ट्रीट है इस पे एक तरफ मकान बने हुए हैं और एक तरफ पूरा का पूरा खाली है। अब ये बताते हैं कि फ़जर होने में थोड़ा सा टाइम बाकी था। जैसे ही मैं उस स्ट्रीट पे गया तो पार्क वाली स्ट्रीट पे एंटर होते ही मुझे महसूस होने लगा कि मेरे साथ साथ सीधे हाथ पे पार्क था तो कोई है जो साथ साथ चल रहा है। यानी मैं बाइक चला रहा हूँ, अब जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत सारे जंप्स भी हैं, बहुत सारे बैरियर्स भी हैं, तो बाइक आपको उस स्ट्रीट पे स्लो चलानी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास सामान था यानी दूध मौजूद था, तो मुझे वैसे भी बाइक स्लो चलानी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बाइक चला रहा था तो एकदम से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे साथ साथ सीधे हाथ पे कोई चल रहा है और जो भी चल रहा है वो वाइट कलर के कपड़ों में है, यानी उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं। नॉर्मली उस स्ट्रीट पे या उस जगह पे या उस गली में इतनी लाइट हुआ नहीं करती। ये बताते हैं कि पहले तो मुझे लगा गुमान है, लेकिन ऐसा ऐसा यकीन होने लगा और अब बाकायदा महसूस होने लगा कि मेरे बराबर में मेरी ही स्पीड से कोई चल रहा है। जब मैंने अपनी गर्दन घुमा के देखा तो मैंने देखा कि एक वाइट कलर के कपड़ों में औरत मौजूद है जो मेरे साथ साथ चल रही है और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही है। अब ये देख के मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में बढ़ा नहीं सकता था। अगर मैं ज़्यादा स्पीड बढ़ाता तो बाइक गिरने का या दूध गिरने का ख़तरा हो सकता था। लिहाजा मैंने अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू की और जैसे जैसे मैंने स्पीड बढ़ाना शुरू की वैसे वैसे वो जो औरत थी उसने भी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी। शुरू में वो जो औरत थी तेज़ तेज़ चल रही थी और जब मैंने स्पीड बढ़ाई तो उसने बाकायदा भागना शुरू कर दिया। अब जब उसने भागना शुरू किया तो मैंने स्पीड और बढ़ा दी और जब मैंने स्पीड तेज़ की तो वो जो औरत थी उसने भागने के बजाय अब फ्लोट करना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने फ्लोट करना शुरू किया वैसे ही मुझे लगा कि अब मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि ये जो मंज़र मैं देख रहा था मैंने कभी ना एक्सपेक्ट किया था, न कभी देखा था, न कभी सुना था। अब ये बताते हैं मैंने और मज़ीद स्पीड तेज़ की, मेरे पसीने छूट गए थे, मेरी हालत गैर हो चुकी थी, मैं खौफ का शिकार था। और जैसे ही मैंने स्पीड तेज़ की तो वो जो औरत थी अब उसने बाकायदा मेरा नाम लेके पुकारना शुरू कर दिया कि इरफान रुको, कहाँ जा रहे हो, इरफान रुको। मैं हैरान था कि ये कौन औरत है जिसने पहले चलना और फिर हवा में फ़्लोट करना शुरू कर दिया है और बाकायदा मेरा नाम ले रही है। मुझे यकीन था कि जो भी औरत है ये इंसान नहीं है, ये कोई और मखलूक है। खैर, ये बताते हैं जैसे तैसे करके मैंने वो जो पार्क वाली स्ट्रीट थी वो क्रॉस की और जैसे ही पार्क वाली स्ट्रीट क्रॉस करते हैं तो सीधे हाथ पे जो जगह आती है वहाँ पे कचरा गुंडी टाइप की जगह है और फिर ईदगाह आती है और एक ग्राउंड शुरू हो जाता है।
खैर जैसे ही मैं कचरा कुंडी वाली जगह पे पहुंचा तो वो जो औरत थी एकदम गायब हो चुकी थी। अब मैं थोड़ा सा मुतमईन हुआ, मैंने दोबारा स्पीड स्लो की और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मुझे यकीन था कि पीछे जो भी आ रही थी अब वो जा चुकी है। ये बताते हैं कि जब मैं मज़ीद आगे गया तो उसके बाद सीधे हाथ में क्रिकेट ग्राउंड शुरू हो गया। और जैसे ही क्रिकेट ग्राउंड शुरू हुआ तो जब ग्राउंड शुरू होता है तो वहाँ पे 2 बड़े बड़े पिलर मौजूद हैं। मैंने देखा वही औरत जो वाइट कपड़ों में मेरा पीछा कर रही थी या फ्लोट कर रही थी, वो अब उन पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है। और ये मैं आपको बता दूं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा, ये जो पिलर्स हैं ये तकरीबन 7-7 फीट के हैं। नॉर्मली कोई औरत उन पिलर्स के ऊपर खड़ी नहीं हो सकती, अगर हो भी जाएगी तो वो वहाँ से फ्लोट नहीं कर सकती। खैर उस औरत ने मेरे देखते ही देखते मुस्कुराना शुरू किया और अगेन मेरे साथ साथ फ्लोट करना शुरू कर दिया। ये 3 गलियों का सफ़र था और इन 3 गलियों के सफ़र में मुसलसल वो औरत मेरे साथ फ्लोट करती रही। मैं आखिर तक हॉकी ग्राउंड वाली गली तक गया और वहाँ तक वो फ्लोट करती रही। उसके बाद मैं लेफ़्ट मुड़ गया और जैसे ही मैं लेफ़्ट मुड़ा तो उस वक्त फजर की अजान शुरू हो गई और इत्तफाक से उसी वक्त सीधे हाथ पे मस्जिद आ चुकी थी। खैर जैसे ही मस्जिद आई, अजान की आवाज़ सुनी तो देखते ही देखते वो जो औरत थी गायब हो चुकी थी। अब ये बताते हैं मैं बहुत शदीद खौफ का शिकार था। मैंने जो अपनी बाइक थी वो मस्जिद के अंदर ले ली, वहाँ पे गया तो मौज़िन साहब मौजूद थे, वो अजान दे रहे थे। उनसे मुलाकात की, उनको सारा वाक़या बताया, उन्होंने मुझ पर दम दुरूद किया। मैंने वहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं वहाँ से निकला। ये बताते हैं कि उसके बाद तो मैं वहाँ से निकल गया, लेकिन मेरी हालत गैर हो चुकी थी, मुझे शदीद बुखार हो रहा था। ये बताते हैं जैसे तैसे मैंने सप्लाई की, उसके बाद मैं वापस बाड़े पे गया और मैंने अपने फ़ादर को सारा का सारा वाक़या बता दिया। अब इनके फ़ादर ने कहा कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो, वो मानने को तैयार ही नहीं थे। खैर 2-3 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, उसके बाद वैसी रूटीन चलने लगी। पर अब जो मेरे फ़ादर थे उन्होंने मुझे सुबह की यानी अर्ली मॉर्निंग की ड्यूटी जो थी उससे निकाल दिया था और उन्होंने कहा था कि अब तुमने रात में आके बाड़े में काम करना है, यानी जो भी जानवरों को बांधना है या जो भी चारा वगैरह देना है या जो भी सफाई वगैरह करनी है वो अब तुम करोगे और वो रात में करोगे, और जो तुम्हारा काम था वो एक दूसरे एम्प्लॉय को मैं दे दूँगा। अब क्योंकि इनके अपने फ़ादर का बाड़ा था, इनके दादा का बाड़ा था, लिहाजा ज़ाहिर सी बात है इनको एक्सेप्ट करना था। और ऐसे ही हुआ कि उस दिन के बाद से इन्होंने रात में जाना शुरू कर दिया। अब ये बताते हैं कि तकरीबन 1 महीने के बाद रात में तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था, ये बाड़े पे मौजूद थे और इत्तफाक कि उस रात बाड़े पे कोई और इनके अलावा मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि एकदम से बाड़े का गेट बजना शुरू हुआ। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा कोई कोवर्कर होगा या हमारे फादर होंगे या दादा होंगे जो नॉर्मली रात में चक्कर लगाया करते थे, तो लिहाजा मैंने जाके देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अब जब मैं दोबारा आके बैठा तो दोबारा से वो जो दरवाज़ा था बजना शुरू हुआ और इतनी ज़ोर ज़ोर से बजने लगा जैसे कोई दरवाजे को पीट रहा है या उसको तोड़ना चाहता है। अब मैंने गुस्से का इज़हार किया, मैंने कहा भाई तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अब मैं दोबारा आके बैठ गया। खैर जब मैं दोबारा आके बैठा तो अब तीसरी दफ़ा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा और ना सिर्फ दरवाज़ा बजने लगा, उसके बाद वहाँ से आवाज़ आने लगी। और वो जो आवाज़ थी वो बेसिकली एक औरत की आवाज़ थी। वो जो आवाज़ थी वो बड़ी पतली सी आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाक से बोल रहा है। और वो जो औरत थी वो कह रही थी कि मुझे दूध चाहिए, दरवाज़ा खोलो। मैं बड़ा हैरान था कि इतनी रात में कोई औरत दरवाज़े पे दूध लेने कैसे आ सकती है, क्योंकि नॉर्मली हम जो सप्लाई वगैरह करते हैं वो सुबह से शुरू करते हैं और शाम तक ख़त्म कर देते हैं। जिन लोगों को दूध लेना भी होता है वो इसी टाइम में आते हैं। रात में आज तक कभी कोई औरत नहीं आई थी। खैर मैंने दरवाजे के अंदर से ही पूछा कि जी कितना दूध चाहिए, तो वो कहने लगी कि 1 मन दूध चाहिए। अब ये सुन के बड़ा हैरान हुए कि ये अकेली औरत रात के 2, ढाई, 3 बजे आई हुई है और 1 मन दूध मांग रही है। खैर ये बताते हैं दूध अरेंज करना मसला नहीं था, वो तो हो जाता क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद वैसे भी हमें दूध निकालना था और उसकी तैयारी करनी थी। खैर फिर भी मैंने कन्फर्मेशन के लिए अंदर से ही उससे पूछा कि आप 1 मन बोल रही हैं? तो वो कहने लगी जी 1 मन दूध चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप बाहर खड़ी रहें, मुझे पैसे दे दें और मैं अरेंज करके आपको बताता हूँ। अब क्योंकि थोड़ा सा मैं डरा हुआ भी था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कौन औरत है, लिहाजा जब मैंने उससे पैसे का कहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना पैसे दिए। मैंने दोबारा से रिपीट किया कि मोहतरमा आप जो भी हैं मुझे पैसे दे दें गेट के ऊपर से और मैं दूध अरेंज करके आपको बताता हूँ, तब तक आप बाहर वेट करें। जब मैंने ऐसे कहा तो वो जो बाहर औरत मौजूद थी वो एकदम से हंसना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कह के लगा रही है, ये मेरी बात पे मजाक उड़ा रही है। अब ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन अजीब औरत है जो मेरा मजाक उड़ा रही है या मेरी बात को सुनने या समझने को तैयार नहीं है। खैर बार बार जब वो हंसने लगी तो मुझे गुस्सा आया। जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने सोचा कि दरवाजे के ऊपर से झांक के देखता हूँ कि आखिर ये कौन औरत है। मैं जैसे ही दरवाजे पे चढ़ा तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे सामने मौजूद है
उसके वाइट कलर के कपड़े, बहुत ही भयानक शक्ल है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसके चेहरे पे हज़ारों नहीं लाखों झुर्रियाँ मौजूद हैं। उसकी जो आँखें वो बाकायदा लाल हैं और ऐसा लग रहा है जैसे चमक रही हैं, स्पार्क कर रही हैं। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा तो उसने भी मुझे देखा, और जैसे ही उसने मुझे देखा तो वो दोबारा से हंसने लगी, और जब वो हंसने लगी तो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी या हंसी थी वो इस कदर खौफनाक थी, इतनी क्रीपी थी कि मेरे होश उड़ गए। ये बताते हैं उसके बाद मैं जल्दी से नीचे कूदा और जैसे तैसे मैं अपनी जो चेयर थी वहाँ पे आके बैठा। वहाँ पे मेरे एक फ़ोन मौजूद था। मैंने जल्दी से अपने फ़ादर को कॉल किया, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और मैंने उनको बताया कि बाहर एक औरत आई है जो बहुत खौफनाक शक्ल की मालिक है, बहुत अजीब सी है, आप बराए मेहरबानी जल्दी से यहाँ पे आ जाएं। इस दौरानिए में मैं मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा। मेरे जो फ़ादर थे वो मुश्किल से 10 मिनट में आ गए, और जैसे ही मेरे फ़ादर आए तो वो बताते हैं कि बाहर कोई मौजूद नहीं था, न किसी का नामो निशान था। लेकिन खैर उनको यकीन हो चला था कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो गलत नहीं है, वो सब कुछ ठीक है, और उन्होंने एडमिट भी किया कि ऐसा वाक़या एक दफ़ा इनके दादा के साथ भी हो चुका है। अक्सर रात में एक औरत थी जो आया करती थी और वो इसी तरह मुस्कुरा के हंसते हुए बोलती थी कि मुझे 1 मन दूध चाहिए। लेकिन जो तुम्हारे दादा थे वो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया करते थे, क्योंकि उनको पता था ये जो औरत यहाँ पे आती है ये कोई इंसान नहीं है, ये यकीनन कोई चुड़ैल है या इस तरह की कोई मखलूक है। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है यह हमें महाराज साहब ने भेजी है। इनका बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो इंडिया से है, और ये बताते हैं कि इनके जो 4 फादर्स थे वो स्टोरी सुनाया करते थे इनके फ़ादर को, और इनके फ़ादर ने इनको स्टोरी सुनाई थी। ये बेसिकली ज़िक्र करते हैं बहुत पुराने दौर का, तकरीबन समझ लें कि 80 साल 90 साल पुरानी बात करते हैं। बिफ़ोर पार्टीशन का टाइम था, पुराना दौर था, सादा लोग थे, सुलझे हुए लोग थे, और एक दूसरे के काम आना, मदद करना और एक दूसरे का ख्याल रखना उनकी अव्वलीन तरजीहात थी। खैर इनके जो ग्रैंडफ़ादर थे, ग्रैंडफ़ादर ही कह लेते हैं उनको, तो उनके साथ इस तरह का सिलसिला था कि वो जो है अपने गुज़र औक़ात के लिए सब्ज़ी का ठेला या सब्ज़ियाँ वगैरह बेचा करते थे। अब इनका जो काम था वो ज़ाहिर सी बात है, गाँव जो था उसमें इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वो कोशिश करते थे कि गाँव से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर कोई शहर मौजूद है तो वहाँ पे चले जाएं, वहाँ जाके जो भी अपना स्टॉल है या ठेला है उसको लगा लें, ताकि वहाँ पे कुछ अच्छी बिक्री हो सके, कुछ अच्छा मुनाफा कमा सकें, और कुछ अच्छा कमाने के बाद जो है अपने बीवी बच्चों को सही तरह नर्चर कर सकें, उनकी परवरिश कर सकें। इन्हीं वजूहत की बिना पे ये पूरी कोशिश करते थे कि रोज़ाना शहर जाएँ और शहर से वापस आएँ। अब जब शहर जाना होता तो ज़ाहिर सी बात है सुबह 6 बजे इनको निकलना पड़ता था, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं 10 किलोमीटर अगर आपने जाना है और ठेला अपने साथ लेके जाना है या सामान अपने साथ लेके जाना है तो ओबियसली ठीक ठाक टाइम लगेगा आपको। इसी तरह वापसी का टाइम था। वापसी का ये बताते हैं कि रात के तकरीबन 10-11 आराम से उनको बज जाते थे। बहुत पुराना दौर था। आम तौर पे लोग कोशिश करते थे कि जल्दी जल्दी अपने घरों में चले आएँ, जाके सो जाएँ और जितना जल्दी हो सकता है कि अपने काम निपटा लें। अब इनके जो ग्रैंडफ़ादर है ये बताते हैं कि बहुत सारे वाक़यात और मामला जो है वो इस दौरानिए में पेश आया करते थे। जैसे कि अक्सर जब ये जाते थे तब तो सब नॉर्मल होता था, लेकिन जब ये आ रहे होते थे तो इस तरह बहुत सारे वाक़यात होते थे। एक दफ़ा ये बताते हैं ये वापस आ रहे थे और समझ लें कि आधा रास्ता हुआ था, चारों तरफ अंधेरा था क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी। दूसरी बात यह कि लोग अपने अपने घरों में थे, सोने की तैयारी कर रहे थे या सो चुके थे। इनके जो ग्रैंडफ़ादर थे उनको महसूस होना शुरू हुआ कि इनके पीछे कोई चल रहा है। पहले इनको एहसास हो रहा था, और जब ये चलने लगे, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, सुनने की कोशिश की, तो इनको यकीन हो चला कि ये अंदाज़ा नहीं है, ये यकीनन कोई इनके पीछे चल रहा है। इस चीज़ की इनको कन्फर्मेशन हो गई। अब पुराने लोग थे, अकल थी, शऊर था, डरने वाले नहीं थे। इनको अंदाज़ा हो चुका था कि कोई मुसलसल इनको फॉलो कर रहा है। अब ये जानबूझ के मुख्तलिफ जगहों पे बैठते। जब ये बैठते तो जो पीछे आ रहा है वो भी बैठ जाता। जब ये खड़े होते अंदाज़ा होता कि वो भी खड़ा हो चुका है। बस इतना इन्होंने मेंटेन किया हुआ था, या इतना ज़रूर कर रहे थे कि पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे, क्योंकि इनको बताया गया था कि इनको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर ये कभी भी इस तरह की चीज़ों को पीछे मुड़ के देखेंगे तो नुकसान होगा। खैर इसी तरह इसी स्पीड से आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते रहे और मुख्तलिफ एक्ट्स करते रहे, जिनसे इनको कन्फर्म हो चुका कि इनके पीछे कोई ना कोई चल रहा है, इनको फॉलो कर रहा है, और जो कुछ ये करते हैं वो कर रहा है। अब इनका जो गांव शुरू होने वाला होता था, तो गांव शुरू होने से पहले एक मंदिर आता था, और ये इसी इंतज़ार में थे कि जब वो मंदिर आए या जैसे तैसे मैं वहाँ पे पहुँचूँ तो उसके बाद सूरत हाल स्मूथ हो जाएगी,
और अगर मेरा डर इसी तरह बरकरार रहा तो मैं मंदिर के अंदर चला जाऊँगा या वहाँ पे कोई ना कोई होगा उसकी हेल्प ले लूँगा। ये ऐसी इंतज़ार में या ऐसी उम्मीद से आगे बढ़ते चले गए। अब ये बताते हैं कि मंदिर आने वाला था तो इनको बाकायदा महसूस हुआ कि जो भी इनके पीछे आ रहा था या जो कदमों की आवाज़ आ रही थी या जो इनको फॉलो कर रहा था वो एकदम से रुक चुका है। इनका जो तजुर्बा था बिल्कुल ठीक था। मंदिर से आगे वो नहीं आया और ये मंदिर से आगे गुजरते हुए सीधा अपने गांव चले गए। अब ये बताते हैं कि ये 2-4 दिन गुजरे कि ये जो साहब थे या इनके जो ग्रैंडफादर थे इनकी तबीयत ज़रा नासाज थी। तो अब काम तो रोज़ाना करना होता था, जाहिर सी बात है, रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। तो इन्होंने अपने जो भाई थे इनके उनको रिक्वेस्ट की कि आज मैं नहीं जा सकूँगा, ऐसा करो तुम आज चले आओ। और इनके जो भाई थे वो फ़ौरन मान गए। जाहिर सी बात है, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको भी पता था कि पैसों की ज़रूरत है घर में और अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। खैर ये चले गए। दिन का टाइम बिल्कुल बेहतरीन था, रास्ते में कोई मसला नहीं हुआ, पहुंच गए, अपना जो भी सामान था वो बेचा। फिर अगेन जैसे ही मगरिब का टाइम हुआ तो इन्होंने वापसी की तैयारी पकड़ी और वापस जो आना था सेम रास्ते से आना था। वही वीरान सुनसान रास्ता था और चारों तरफ कोई भी मौजूद नहीं था, लोग अपने घरों में थे। खैर इनके जो भाई थे वो अपने बहुत सारे ख्यालात जहन में लिए चलते चले आ रहे थे कि एकदम से उनको भी वही एहसास होना शुरू हुआ कि जैसे किसी ने उनके पीछे चलना शुरू किया है। पहले तो ये वहम समझते रहे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए और ये जो आवाज़ थी ये वादे होती चली गई और कंफर्मेशन होती चली गई कि भाई कोई पीछे है। अब इन्होंने भी वैसी अंदाज़ रखा, ये कोशिश कर रहे थे कि पीछे मुड़ के ना देखें। ये भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हीलों से कंफर्मेशन कर रहे थे कि कोई वाकई में इनके पीछे है या नहीं है। ये बैठ जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कोई बैठ गया है, ये खड़े हो जाते हैं तो इनको लगता है ऐसा कि कोई खड़ा हो चुका है। इसी तरह ये भी कोशिश करते रहे कि आगे चलते रहें और चलते चलते तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता गुजर गया। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे ये मज़ीद आगे बढ़ते चले आ रहे थे वैसे वैसे एक अजीब सी रोने की सी आवाज़ आ रही थी पीछे से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बुरी तरह रो रहा है। और फिर वो आवाज़ कुछ देर तक आई, अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। इनको लगने लगा सब ठीक हो गया है, वो जो पीछे आ रहा था वो चला गया है, अब वो मौजूद नहीं है। लिहाजा ये आराम से आगे आगे बढ़ रहे थे। अभी मंदिर आने में बहुत सारी जो है वो जगह बाकी थी या टाइम बाकी था कि एकदम से इनको ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने इनको आवाज़ दी है। और जिसने इनको आवाज़ दी है वो बेसिकली इनके ग्रैंडफादर की आवाज़ है, यानी इनके ही भाई इनको आवाज़ दे रहे हैं। और वो जो आवाज़ है उसमें शदीद गम मौजूद है या बहुत परेशानी सी मौजूद है और लग रहा है कि जो आवाज़ दे रहा है वो किसी परेशानी में है। पहले तो इनकी समझ नहीं आया कि ये इतनी रात में कैसे हो सकते हैं कि वो यहाँ पे आ जाएं। खैर जब उन्होंने दोबारा आवाज़ दी तो उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मैं ज़ख्मी हुआ हूँ। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो जाहिर सी बात है भाई था, तो ये पलट के इन्होंने देखा और ये परेशान हो गए कि मेरे भाई को क्या हो गया है, वो ज़ख्मी हुआ है, यहाँ पे कैसे आ गया है। और जैसे ही इन्होंने पलट के देखा तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही कोई लंबा सा काला सा आदमी है जिसके बहुत ही लंबे लंबे से हाथ हैं, यानी कि उसके हाथ इस कदर लंबे हैं कि वो ज़मीन को टच कर रहे हैं। उसकी लाल अंगारा जैसी आँखें हैं और उसके जो पूरे हाथ हैं उन पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे बाल मौजूद हैं। और वो इनको देख के भी मुसलसल बोल रहा है कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। हालांकि इनके सामने जो खड़ा हुआ है वो बेसिकली एक शेप शिफ्टर है या छलावा है या इस तरह की कोई मखलूक है, लेकिन उसके मुंह से जो आवाज़ निकल रही है वो इनके ग्रैंडफादर की आवाज़ है। खैर जब इन्होंने मुकम्मल तौर पर उसको देख लिया और उसकी आवाज़ सुन ली तो इनको पता चला कि उसके ट्रैप में आ गए। बेसिकली वो इनके ग्रैंडफादर की आवाज़ निकाल रहा था, वो चाह रहा था कि मुड़ के देखें, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप उसको मुड़ के देखते हैं या उसकी बात को फॉलो करते हैं या उसको इम्पोर्टेंस देते हैं तभी वो आपको नुकसान पहुंचाता है। अब इनको अंदाज़ा हो चुका था कि इनके साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि उसके ट्रैप में आ चुके हैं। इनके सामने जो मौजूद है वो बहुत खौफनाक शक्ल का मालिक है। इन्होंने फ़ौरन पलट के भागना शुरू किया। जो भी इनके पास सब्जियां वगैरह मौजूद थी या ठेला था वो वहीं पे इन्होंने छोड़ा, उसकी कोई परवाह नहीं की। जिस कदर ये तेज़ भाग सकते थे वहाँ से भागे और जैसे तैसे करके ये मंदिर के करीब पहुँचे। और जब ये मंदिर के करीब पहुँचे तो बताते हैं कि इनकी जान में जान आई और इनको पता चला कि इनके पीछे अब कोई मौजूद नहीं है। हालांकि मंदिर से पहले तक इनको यकीन था कि कोई इनके पीछे भाग रहा है और मुसलसल ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। वैल ये बताते हैं कि जैसे ही ये मंदिर के आगे पहुँचे तो मंदिर के अंदर घुस गए और वहाँ जाके जो भी पंडित थे या जो भी लोग मौजूद थे उनको ये सारा का सारा वाक़या बताया। तो वो जो पंडित थे उन्होंने यही कहा कि भाई तुमने बहुत बड़ी गलती की। कभी भी इस तरह की कोई चीज़ हो जो आपको फॉलो कर रही हो, इवन की आवाज़ भी दे रही हो, तो आपने ना वो सुननी है ना उस पर यकीन करना है, वरना आपका अंजाम जो है मौत भी हो सकता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये जो स्टोरीज़ हैं पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।